जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विश्वजीत और आप देख रहे हैं मिशन और टारगेट। आज मैं लेकर आया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन जो कि आपके एसएससी जीडी, अग्निवीर, ग्रुप डी, एनटीपीसी, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस तथा सभी वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज मैं जिसमें से हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी, साइंस और भी सभी चीज़ों के मिक्स क्वेश्चन लाया हूँ। तो आइए शुरू करते हैं और इस वीडियो को आप सभी लोग बहुत ध्यान से देखिए जिससे कि आप सभी के डाउट्स क्लियर हो सकें। और आपको मैं बता दूं कि ये सिर्फ जीके के क्वेश्चंस नहीं है, इसमें डीपली एनालिसिस की गई है। ठीक है, जिससे कि आप सभी के क्वेश्चंस के एमसीक्यू के साथ साथ आप लोग को जो नोट्स भी आप लोग को फर्स्ट रिवीजन के थ्रू तैयार हो सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को स्किप ना करें और टोटली बहुत ध्यान से देखें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो आप सबको पता होना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई थी। किसने किया था इसकी स्थापना? तो किया था A.O. ह्यूम ने किया था। किसने किया था भाई? A.O. ह्यूम ने किया था इसकी स्थापना। ठीक है, और इसका जो पहला अधिवेशन हुआ है मुंबई में हुआ है। ठीक है, मुंबई में हुआ इसका अधिवेशन। जो इसके पहले अध्यक्ष बने वो थे W.C. बनर्जी मतलब कि व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। W.C. बनर्जी में भी बस लिख रहा हूँ। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे इसके पहले अध्यक्ष। तो आप लोग को क्लियर हो रहा है कि इसकी स्थापना A.O. ह्यूम ने किया था। मुंबई में पहली इसका कॉन्फ्रेंस हुआ। किस अध्यक्ष कौन थे? W.C. बनर्जी। कब हुआ स्थापना? दिसंबर 1885। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है आप सभी को, बहुत डिटेल में बहुत ध्यान से सुनना है। हो सकता है मैं थोड़ा कम लिखूं पर आप सबको थोड़ा सा ध्यान देनी है मेरी बातों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और बोल रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? तो भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान है। कौन है भाई? राजस्थान है। राजस्थान भारत में मतलब पूरे भारत की यदि बात करें तो भारत में मतलब जो पूरा एरिया है भारत का उसका 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर है। पूरा एरिया छेका इसने, मतलब राजस्थान के पास 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर का एरिया है पूरा भारत का। ठीक है, और यहीं पे अगर क्वेश्चन इस तरह पूछ दे कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है जनसंख्या की दृष्टि से, तो वहाँ पे आप लोग को उत्तर प्रदेश बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? तो आप सबको मैं बता दूं कि संविधान के प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है। कौन कौन से भाई? तो सामाजिक है, पहला सामाजिक, फिर दूसरा है आर्थिक और उसके बाद है आपका राजनीतिक। ठीक है, राजनीतिक, मैं यहाँ थोड़ा लिख दूँ, एक सेकेंड। राजनीतिक। ठीक है, राजनीतिक न्यायिक का बात की गई है। ठीक है, यानी कि 3 प्रकार के न्याय का बात भारतीय संविधान के प्रस्तावना में की गई है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता की या न्याय की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि वंदे मातरम किसने लिखा है? वंदे मातरम किसने लिखा है? तो आप सबको पता होना चाहिए कि वंदे मातरम के जो लेखक हैं, यहाँ पे वंदे मातरम के जो लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी है। ठीक है, अब एक बात आप लोग ध्यान दीजिए कि चटर्जी कहीं पे मिलता है, कहीं पे चट्टोपाध्याय मिलता है।
तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। चटर्जी हो चाहे चट्टोपाध्याय हो, आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। तो जो वंदे मातरम के लेखक हैं वो कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। कब और एक बात आप लोग जान लीजिए कि ये जो वंदे मातरम गीत है वो कहाँ से लिया गया है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक पुस्तक लिखी थी, मतलब एक उपन्यास लिखा था, उसका नाम था आनंद मठ। आनंद मठ लिखा गया है, एक उपन्यास है। तो उस उपन्यास से वंदे मातरम लिया गया। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि भाई वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? तो आप सभी को बताना होगा आनंद मठ। किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। आपको एक बात और बता दूं कि सन्यासी विद्रोह जो हुआ था बंगाल के अंदर, उसी पर ये उपन्यास लिखा गया है। मतलब सन्यासी विद्रोह के बारे में ही इसमें जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो आप सबको पता होना चाहिए कि गंगा नदी का जो डॉल्फिन है वो भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। यानी डॉल्फिन मछली जो है जलीय जीव है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि डॉल्फिन को 2009 में जलीय जीव का मतलब कह सकते हैं कि स्थान प्राप्त हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें हम लोग तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सीपीयू का मुख्य कार्य क्या है? सीपीयू का मुख्य कार्य क्या है? तो सीपीयू का जो मुख्य कार्य है वो है डेटा प्रोसेसिंग है, ठीक है ना। डेटा प्रोसेसिंग इसका मुख्य कार्य है। आपको एक बात और जानना जरूरी है कि सीपीयू का फुल फॉर्म जो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है और सीपीयू को ही कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, ठीक है। मस्तिष्क कहा जाता है, सीपीयू को ही कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है कहाँ होती है? तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियों में होती है, ठीक है। और कब होती है? तो प्रकाश जब मतलब सूर्य का प्रकाश रहता है उसी टाइम होती है। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? तो दिन में होती है, ठीक है। और कौन से गैस का यूज किया जाता है? तो मतलब मुख्यतः जो गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 यूज होता है। और क्लोरोफिल एक कह सकते हैं कि पत्तियों में पाया जाता है, उसी के उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ठीक है। और कहाँ पे होता है भाई? पत्तियों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? यानी कि ब्लड का जो फिल्टर जो होता है वो कहाँ पे होता है? तो ब्रिक में होता है। कहाँ पे होता है भाई? ब्रिक में, यानी कि किडनी में होता है ब्लड का शुद्धिकरण। और जो एक और काम है ब्रिक का, सबसे मेन काम, यानी कि फिल्टर करने के बाद जो भी अवशिष्ट पदार्थ बचते हैं उससे यूरिन के रास्ते से यूरिन के मार्ग से मतलब एक रूप में निकाल दिया जाता है, ठीक है। मूत्र मार्ग के द्वारा यूरिन के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है अवशिष्ट पदार्थों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अशोक चक्र किस क्षेत्र का सम्मान है? अशोक चक्र किस क्षेत्र का सम्मान है? तो आप सबको पता होना चाहिए कि यह वीरता के लिए अशोक चक्र दिया जाता है फौज में, ठीक है ना। यानी सेना के लोगों को अशोक चक्र दिया जाता है, ठीक है। अशोक चक्र दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और इसको सर्वोच्च वीरता पुरस्कार भी माना जाता है। सर्वोच्च वीरता पुरस्कार भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है इस दिन? तो 25 जनवरी को ही 1950 में निर्वाचन आयोग
की स्थापना की गई थी? निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी को 1950 में की गई थी, इसीलिए हर वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो आप सबको पता होना चाहिए कि जो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो कंचनजंगा है। ठीक है, कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है सिक्किम में। कहाँ भाई है? तो सिक्किम में है, सिक्किम में यह स्थित है और जो इसकी हाइट है वो लगभग 8,500 बोला जा रहा है 8,598 मीटर है। 8,598 मीटर इसकी हाइट है। और यहीं पे बात करें कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो एवरेस्ट है। इसकी हाइट कितनी है? तो 8,800, पहले तो 48 था पर अब 50 हो गया है। ठीक है, पहले कितना था भाई? 48 था, अब 50 हो गया है। तो एवरेस्ट की जो हाइट है वो है 8,850। वहीं पे कंचनजंगा की जो हाइट है 8,598 है। कहाँ पे स्थित है? सिक्किम में स्थित है। ठीक है, और एवरेस्ट की बात करें तो नेपाल में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें तो संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? संविधान में जो अनुच्छेद 14 है वो किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए, जो समानता से संबंधित है। मतलब समता का अधिकार जिसे बोलते हैं, समानता का अधिकार या समता का अधिकार एक ही बात है। यह बोलता है, अनुच्छेद 14 बोलता है कि भारत के जितने भी नागरिक हैं वो कानून के समक्ष सभी समान हैं, सभी के सभी लोग एक समान है। ऐसा नहीं कि जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है उसने क्राइम किया तो उसको सजा नहीं मिलेगी, या कोई भारत का प्रधानमंत्री भी है तो ये प्रधानमंत्री हो चाहे एक गरीब आदमी हो, सभी लोग भारत के कानून के सामने बराबर है। ठीक है, ये अनुच्छेद 14 बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें तो पानी का उबलनांक कितना होता है? यानी कि पानी कितना जब टेम्परेचर पे पहुंचता है कि उबलने लगता है? तो 100 टेम्परेचर जब पार करता है या छूता है तब पानी उबलने लगता है। तो यानी कि पानी का उबलनांक जो होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, कंप्यूटर में स्थायी स्मृति क्या कहलाती है? स्थायी स्मृति क्या कहलाती है? ठीक है, तो क्या कहलाती है भाई? स्थायी स्मृति क्या कहलाती है? रोम कहलाती है। रोम को स्थायी स्मृति कहते हैं। ठीक है, यानी कि यदि मान लीजिए कि बिजली चली जाती है या लाइट कट जाती है तो यह परमानेंट उसमें जो स्टोर होता है उसे सेव कर लेता है, जो भी डाटा होता है स्टोर में सेव करके रख देता है। वहाँ पे जो रैम होता है वो कुछ टाइम तक ही सेव करके रख पाता है, पर जैसे बिजली ख़त्म होती है, बिजली जैसे कनेक्शन उसमें से हटता है कंप्यूटर के अंदर से, वैसे ही डाटा डिलीट कर देता है रैम, और वहीं पे रोम जो होता है उसे रख देता है स्टोर करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें हम लोग तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी जो हड्डी है वो फीमर है। क्या है भाई? फीमर सबसे बड़ी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर है। कहाँ पाई जाती है? जांघ में पाई जाती है। और सबसे मजबूत हड्डी भी यही होती है। ठीक है, सबसे लंबी सबसे मजबूत हड्डी यही होती है। और वहीं पे बात करें सबसे छोटी हड्डी की तो सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है, उसका नाम होता है स्टेपिज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चाणक्य थे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे। इनका एक नाम और है कौटिल्य। कौटिल्य इन्हें बोला जाता है, और इन्हें ही विष्णुगुप्त भी बोला जाता है। ठीक है, विष्णुगुप्त भी बोला जाता है। इनको भाई चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त दोनों बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। और क्यों आम है भाई? आम को ही क्यों बनाया गया भारत का राष्ट्रीय फल? तो इसलिए बनाया गया क्योंकि ये सभी वातावरण में अच्छे से रह सकता है, और रहने के बावजूद
भी ए उसी प्रकार से फल देता है जिसका ए मतलब ओरिजिनल नेचर से। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी तो इसके फल का स्वाद बदल जाएगा, या बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ने लगी उस मौसम में तो उसके फल का स्वाद बदल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। तो यानी कि ये हर टेम्परेचर को में उसी तरह से रहता है, इसलिए इसे फलों का राजा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या है या कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है। कौन सा भाई? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है। कहाँ पड़ता है? अफ्रीका में पड़ता है, दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। दक्षिण अफ्रीका में विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल पड़ता है। अब भारत की अगर बात करें कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो थार है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार है। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। और एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या है? तो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी है। कहाँ पड़ता है ये? तो ये पड़ता है मध्य एशिया में, मंगोल के आसपास पड़ता है। ठीक है, यानी कि चीन से सटा हुआ बॉर्डर मंगोल है शायद, वहीं पे पड़ता है गोबी। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार, एशिया का सबसे बड़ा गोबी और विश्व का सबसे बड़ा सहारा। ठीक है, सबका लोकेशन भी मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं लोकसभा के सदस्य। 5 वर्ष के बाद मतलब इनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। और 6 वर्ष का कार्यकाल राज्यसभा के सदस्यों का होता है। ठीक है, 6 वर्ष का कार्यकाल राज्यसभा के सदस्यों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? जो फिलामेंट होता है किस धातु से बना होता है? तो आप सबको पता होना चाहिए कि टंगस्टन से बना होता है बल्ब का फिलामेंट। ठीक है, टंगस्टन से बना होता है बल्ब का फिलामेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स होता है। रिकेट्स यानी कि सूखा रोग, जिससे कि हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। ठीक है, तो विटामिन डी की जो कमी को पूरी जो करता है, मतलब विटामिन डी सबसे ज़्यादा नेचुरल तरीके से कहाँ मिल सकता है? तो सूरज की रोशनी से विटामिन डी मिलती है। और अगर विटामिन डी नहीं मिलता है जिसको, उसकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और रिकेट्स नाम का रोग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया? भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया यानी किसने बनाया है? तो पिंगली वेंकैया ने भारत का राष्ट्रीय ध्वज बनाया है। ठीक है ना, इन्होंने ही बनाया है। जो हम लोग इस टाइम पे यूज करते हैं तिरंगा झंडा, उसका डिजाइन पिंगली वेंकैया ने ही बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें तो हार्ड डिस्क का उपयोग किसके लिए होता है? हार्ड डिस्क का उपयोग किसके लिए होता है? तो स्टोरेज के लिए होता है। स्टोरेज के लिए हार्ड डिस्क का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24 नंबर का है और बोल रहा है कि भाई जनगण मन पहली बार कब गाया गया था? पहली बार जनगण मन कहाँ गाया, मतलब कब गाया गया था? तो 1911 में गाया गया था। 1911 में इसे पहली बार गाया गया था। और कहाँ गाया गया था भैया? तो कलकत्ता। उसमें कोलकाता नाम नहीं था, कलकत्ता नाम था। कलकत्ता अधिवेशन में, कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। अधिवेशन, ठीक है, अधिवेशन में गाया गया था। कलकत्ता के अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ओजोन परत हमें किससे बचाती है? ओजोन परत हमें किससे बचाती है? तो ओजोन परत जो होती है हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है। पराबैंगनी किरणों से बचाती है जो कि खतरनाक होती हैं, और अगर मान लीजिए कि ओजोन परत हट जाए तो हमें इससे कैंसर तक हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
और एक बात और कि जो ओजोन परत होता है वो समताप मंडल में पाया जाता है, ठीक है ना, समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है, इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है। पृथ्वी की जो सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है, यानी जिस पे हम लोग चलते हैं रहते हैं उस परत का नाम क्या है, ठीक है, तो उसका नाम है क्रस्ट, ठीक है, वो क्रस्ट कहलाती है जिस पे हम लोग चलते फिरते हैं, ठीक है। और ये पृथ्वी की सबसे पतली परत है, सबसे पतली परत क्रस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर में है, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर में है भाई, तो जो इसका स्तर है वो 3 है। क्या है, कितना स्तर है, 3 है। पहला है ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, फिर है ग्राम समिति, फिर उसके बाद है जिला परिषद है, ठीक है ना, जिला परिषद, यानी ग्राम पंचायत, ग्राम समिति, जिला परिषद, ग्राम पंचायत, ठीक है। हाँ, जो होता है पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तरों में बांटा गया है, वो कौन कौन सा है, तो ग्राम पंचायत, ग्राम समिति और जिला परिषद, 3 स्तरों में इसे बांटा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि भाई शरीर का सामान्य तापमान कितना होना चाहिए, ठीक है, कितना होना चाहिए, तो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होना चाहिए भाई, तो 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अगर इसे फ़ारेनहाइट में नापें तो हम लोग हमारा होता है 98.6 फ़ारेनहाइट, ठीक है, 98.6 फ़ारेनहाइट। और अगर कहते हैं इसे डिग्री में अगर नापे तो 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें हम लोग, तो किस गैस को हंसने वाली गैस कहा जाता है, किस गैस को हंसने वाली गैस कहा जाता है, तो आप सबको पता है कि नाइट्रस ऑक्साइड को हंसने वाली गैस बोला जाता है, हंसने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड होती है, N2O, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें तो हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो हॉकी टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, थोड़ा सा पानी पी लूँ मैं, एक सेकेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बत्तीस नंबर का क्वेश्चन हमारा आ गया और बोल रहा है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। कौन सा था भाई, आर्यभट्ट था। इसे कब पहुंचाया गया था ऊपर या छोड़ा गया था, तो 1975 में छोड़ा गया था। 1975 में इसे मतलब आर्यभट्ट को अंतरिक्ष में भेजा गया था और भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट के नाम से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि भाई रक्त का पीएफ वैल्यू कितना होता है, रक्त का पीएफ वैल्यू कितना होता है, तो रक्त का जो पीएफ वैल्यू होता है 7.4 होता है, ठीक है, 7.4 होता है। आपको पता होना चाहिए कि 7, यदि पीएफ वैल्यू 7 है तो इसका मतलब उदासीन है, यानी कि पानी है, वाटर, ठीक है। अगर इससे माइनस है, 7 से माइनस है, यानी कि 6 है, 6.5 है, 5 है, 4 है, तो ये अम्ल हो गया, यानी खट्टा हो गया। अगर प्लस है 7 से तो इसका मतलब क्षार हो गया, यानी कड़वा हल्का है, ठीक है। तो हमारा जो ब्लड है वो क्षारीय है, कैसा है, हल्का क्षारीय है, क्योंकि 7.4 पीएफ वैल्यू का मतलब है कि 7 से ऊपर है, इसका मतलब क्षारीय है। अगर नीचे होता तो अम्लीय होता, पर हमारा जो पीएफ वैल्यू होता है ब्लड का वो कितना होता है, तो होता है 7.4 पीएफ वैल्यू, ओके। और 7 होता तो वाटर यानी उदासीन, ठीक है, न्यूट्रल जिसे बोलते हैं, तो आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 34 नंबर क्वेश्चन हमारा है, बोल रहा है कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पे आधारित है, तो शक संवत पे आधारित है। किस पे आधारित है भाई, शक संवत पे आधारित है,
शक सम्मत पे आधारित है। इसको कब अपनाया गया था? तो 1957 में इसे अपनाया गया था, यानी कि राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में यानी कि अपनाया गया था। यानी क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है कभी कभी कि भारत का सम्मत कौन सा है, राष्ट्रीय सम्मत क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा शक सम्मत है। ठीक है, कब अपनाया गया था? तो 1957 में अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? तो सुबह का तारा शुक्र को बोला जाता है। शाम का भी तारा इसे ही बोला जाता है, यानी शाम का तारा शुक्र, सुबह का तारा शुक्र, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र, पृथ्वी की बहन शुक्र। मतलब इतने क्वेश्चन आप लोग के तैयार हो गए। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें 36 नंबर की, परमवीर चक्र कब स्थापित किया गया? यानी कि कब से परमवीर चक्र देना शुरू किया गया है, कब स्थापित हुआ, स्थापना इसका किया गया? तो परमवीर जो चक्र है वो 1950 में इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, 1950 में इसकी स्थापना की गई है और ये भारत का सर्वोच्च सैन्य वीरता पुरस्कार है। भारत का सर्वोच्च सैन्य वीरता पुरस्कार इसको माना जाता है, परमवीर चक्र को। इसके नीचे आता है अशोक चक्र। ठीक है, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा, और इसकी स्थापना 1950 में हुई, जैसा कि मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो सबसे छोटी हड्डी मैंने पहले ही बता चुका है आपको कि कान के अंदर पाई जाती है। नाम क्या है भाई उसका? तो स्टेपीज है, स्टेपीज इसका नाम है। कान के मध्य भाग में पाया जाता है स्टेपीज। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? क्वेश्चन अगर पूछ दे कि स्टेपीज कान के किस भाग में पाया जाता है, तो बीच में पाया जाता है, मध्य भाग में। ओके, सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 38 नंबर की, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो आप सबको पता होना चाहिए कि 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया गया है। क्यों लागू हुआ भाई इस टाइम पे? तो 1984 में, शायद 1984 के आसपास भोपाल में गैस मतलब लीक हो गया था। गैस त्रासदी के नाम से वहाँ पे फेमस है। उस पर एक सीरीज भी आई है, शायद मुझे लगता है कि उसका नाम है रेलवे मैन के नाम से है, कुछ रेलवे मैन के नाम से है। उस पर आप लोग देखेंगे तो गैस त्रासदी कैसे उसमें होता है। और तो उसी के बाद जैसे मतलब वो घटना घट जाती है, तो वैसी घटना भविष्य में न घटे, तो इसलिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को लाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं 39 नंबर क्वेश्चन कि भाई MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो MS वर्ड जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कैसा है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है MS वर्ड। इसका काम क्या होता है भाई? मतलब MS वर्ड में क्या काम होता है? तो दस्तावेज बनाया जाता है, यानी डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। दस्तावेज का मतलब बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 40 नंबर बोल रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प हमारा कमल है। ठीक है ना, कमल है। और भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल को ही क्यों बनाया गया? तो इसलिए बनाया गया क्योंकि ये कीचड़ के अंदर भी खिलकर बहुत सुंदर दिखाई देता है। तो इससे मतलब कि समाज को यह प्रेरणा देता है कि भाई आप चाहे जहाँ भी हैं, आप चाहे तो अपने आप खिलकर समाज को एक अच्छा और बेहतर तरीके से दिखाई दे सकते हैं। इसीलिए भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है वो कमल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भाई ध्वनि की चाल वायु में लगभग कितनी है? ध्वनि की चाल वायु में लगभग कितनी है? तो है 340 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो रक्त का थक्का जमाने में कौन सहायता करता है? थक्का जमाने में कौन सहायता करता है? तो क्या RBC यानी रेड ब्लड सेल्स करता है, WBC करता है, प्लेटलेट्स करता है, प्लाज्मा करता है? कौन करता है भाई? तो रेड मतलब ब्लड का जो थक्का जमाने में, यानी रक्त का थक्का जमाने में प्लेटलेट कार्य करता है।
ठीक है, मतलब कि जैसे ब्लड का थक्का नहीं जमता है, इसमें प्लेटलेट अगर नहीं रहेगा तो ब्लड बहुत ज़्यादा हल्का हो जाएगा। और हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन ब्लड को रेड करता है, लाल करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है भाई इसी दिन? तो आज ही के दिन, मतलब कि 7 अप्रैल के दिन WHO की स्थापना की गई थी। 7 अप्रैल को WHO की स्थापना की गई थी। इसी के उपलक्ष्य में 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 44 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो संविधान का अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार से संबंधित है। यानी कि भारत का संविधान बोलता है कि भाई सभी को अधिकार है उपचार कराने का। ठीक है, सभी को अधिकार है उपचार कराने का। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने इसको संविधान की आत्मा भी बोला है। संविधान का आत्मा अगर क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ने किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा बोला है, तो आप सब बताएंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा बताया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है। ठीक है, जो कि राजस्थान में है। कहाँ पे भाई? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मानव शरीर में कितने कक्ष हृदय के होते हैं? मतलब हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ठीक है ना, कितने कक्ष हृदय में होते हैं? 4 कक्ष होते हैं, 4 कक्ष। 2 अलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं। 2 अलिंद 2 निलय होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें। और हाँ, एक बात और बता दूं कि जो हमारा हार्ट हमारा है, तो उसका जो हार्ट बीट है पर मिनट 72 बीट, मतलब कि 72 बार 1 मिनट में धड़कता है। ठीक है, 1 मिनट में लगभग 72 बार हमारा हृदय धड़कता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय है नई दिल्ली में है। कहाँ भाई? नई दिल्ली में है। सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 48 नंबर, पेन ड्राइव किस प्रकार की मेमोरी है? पेन ड्राइव किस प्रकार की मेमोरी है? तो ये द्वितीयक मेमोरी है। क्या भाई? द्वितीयक मेमोरी। प्रथम मेमोरी क्या है? तो ROM है, रोम है। ठीक है ना, जो कि कंप्यूटर के अंदर पहले से होता है और पेन ड्राइव बाहर से लगाया जाता है। तो यानी कि द्वितीयक मेमोरी क्या है? पेन ड्राइव है। और प्रथम क्या है? रोम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में बदलता है? नीले लिटमस को किस रंग में बदल देता है अम्ल? यानी कोई भी खट्टा चीज़ यानी अम्ल डालेंगे नीले लिटमस पे तो कौन सा कलर का हो जाएगा? तो लाल कलर का हो जाएगा। कौन से कलर का होगा भाई? तो लाल कलर का हो जाएगा। लाल कलर का हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय गंगा डॉल्फिन किस दिवस मनाया जाता है? जो भारत में राष्ट्रीय जलीय जीव है वो क्या है? डॉल्फिन है। अब वो पूछ रहा है भाई क्वेश्चन कि कब मनाया जाता है डॉल्फिन दिवस? तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को मनाया जाता है डॉल्फिन दिवस। ठीक है, तो हमने 50 क्वेश्चन पूरे कर लिए और इतने ही क्वेश्चन थे और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इसे अच्छे से समझे होंगे। और क्योंकि इन क्वेश्चंस को सिर्फ MCQ समझ के मत पढ़िए, क्योंकि इसमें डीपली एनालिसिस की गई है। और जैसा कि आप लोग खुद ही देख चुके हैं कि सभी क्वेश्चंस को बहुत ही डिटेल में बताया गया है, तो आप सभी लोग इसे बहुत ही अच्छे से देखें। जैसे कि आपके जितने भी 1 डे एग्ज़ाम हैं उन सभी
के पर्पज़ से इनको देख के बनाया गया है, जिससे कि आप सबके जो तैयारी है बेहतर से बेहतर हो सके। तो आप सभी लोग अच्छे से पढ़िए और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,